नमस्कार, स्वागत है आपका। खाट पंचायत लेकर हम हरियाणा के टोहाना पहुंचे हैं और यहां पर हरियाणा के कद्दावर नेता और आईएनएलडी के प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। अभय चौटाला जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो कहते हैं राजनीति अपने आप में खेल होता है, आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। परख कर बताइए कि आपके हिसाब से हरियाणा की हवा इस बार क्या कह रही है? हरियाणा में एक फैसला तो लोगों ने कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। इस 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले थे वो मनमर्जी से थोपे गए थे लोगों के ऊपर, और उसके साथ साथ पिछले 5 वर्ष में लोगों ने फिर भी एक भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार तो सत्ता से बाहर कर दिया था। जो 75 पार की बात करते थे उनको 40 पे ला करके ठहरा दिया। लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि कुछ लोग स्वार्थी थे जो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। उन लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भाजपा को फिर 5 साल के लिए सत्ता में ला करके खड़ा कर दिया। उस 5 साल में जो लूट मची इस प्रदेश में, इतने घोटाले हुए, आज ऐसी हालत होगी प्रदेश की कि हर वर्ग के लोग जो है इस मौजूदा सरकार से दुखी हो गए, परेशान हो गए। हर आदमी की जेब से पैसा निकाला गया इस सरकार के द्वारा, कोई ना कोई बहाना बना करके। अब लोगों ने फैसला कर लिया कि इनको सत्ता से बाहर करना है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नीयत है वो इस सरकार को सत्ता से बाहर करने की नहीं, भाजपा को सत्ता में रखना चाहता है। आपके सामने है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50, 60-60 लोगों को ये कह दिया कि मैं तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, केवल अपना वर्चस्व कांग्रेस में कायम करने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ तेरे से हट करके कोई राजनीति अपनी ताकत ना। हुड्डा जी बीजेपी की टीम में है आपके? पूरी तरह से बीजेपी का एक तरह से बी टीम नहीं, मैं ये कहूँगा A+ टीम है वो। और नुकसान तो उन्हीं को होगा। सुन तो ले, वो अपना नुकसान नहीं देखता ना, नुकसान की बात नहीं, वो तो अपने आप को बचाना चाहता है। उसके खिलाफ अनेकों मुकदमे हैं आज की तारीख में। नहीं, पर सरकार किसकी बनेगी? सुनो ना, वो इन मुकदमों से बचना चाहता है। लोगों का विश्वास केवल एक ही आदमी पर टिकता है इस प्रदेश में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। और लोग आज जब से हमारा गठबंधन हुआ है बसपा का और आईएनएलडी का, उस गठबंधन के बाद लोगों का एक अलग हौसला है। मैं ये नहीं कहता कि हमको 40 सीट जीतेंगे, 50 जीतेंगे, लेकिन सरकार जो है वो हम बनाएंगे। सरकार कैसे बनेगी? देखिए, ये बताइए, आप मैं बता देता हूँ की स्थिति खराब है, मुद्दा उनके साथ मिले ना तो भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आ सकती और ना कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में तो एक को टिकट मिलेगी, जो बाकी 49 व्यक्ति होंगे वो उसको हराने में लग जाएंगे। जब उसको हराने में लगेंगे तो हमारा कैंडिडेट जीत करके आएगा। तो कितनी सीटें आपको लग रहा है आपकी आएंगी? मेरा अंदाजा है कि 20 से ऊपर सीटें हम जीत करके आएंगे दोनों। तो किसके साथ जाएंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो 20 हम हरियाणा के लोगों से पूछेंगे कि अब बताओ तुम्हें कैसी सरकार चाहिए। हमारे पास कोई चल करके आएगा, हम उसको अपनी सरकार में शामिल नहीं करेंगे, हम केवल समर्थन ले सकते हैं। सरकार जो हमने वायदे किए हैं, सबसे पहले अपनी सरकार बना करके उन वायदों को पूरा करेंगे, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो आज तक, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक्त था जो वायदे किए पूरे किए उन्होंने, चाहे वो चौटाला साहब का था, हम उन्हीं की लेगेसी को बढ़ाएंगे, उन्हीं की नीतियों को आगे लेकर के जाएंगे, हम अपने किए हुए वायदे पूरे करेंगे। मतलब कांग्रेस का समर्थन भी लेने को तैयार है ये सरकार बनाने के लिए? ये वक्त बताएगा, ऑप्शन ओपन है। मतलब ये वक्त बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्त के साथ चलने वाली चीज है। पर आप पर तो आरोप ये लगा रहे हैं आपके विरोधी कि आपने जो गठबंधन किया है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो वर्ग छिटक कर जा रहे थे बीजेपी से, उसको एक तरफ आपके गठबंधन में वोट जाएंगे और दूसरी तरफ
ये ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं राजनीतिक दलों में। कांग्रेस तो हाशिए पे थी, आज ठीक है कांग्रेस का छोटा मोटा ग्राफ है, लेकिन जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछो कि तुम अपना पिछला इतिहास तो पढ़ लोगे एक बारी, तुम कहाँ खड़े थे हमारे आगे, तुम्हारी क्या बुक्कत थी। आप इंडिया गठबंधन क्यों नहीं गए? इंडिया गठबंधन की शुरुआत फतेहाबाद के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, उसमें 14 लोग आए थे, देश के बड़े नेता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खुल करके ये बात कही थी कि हमें तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, और तीसरा मोर्चा वो हो जो नॉन कांग्रेसी और नॉन बीजेपी हो। नीतीश कुमार जी ने तो ये कह करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कि हम आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमें हमारी सबकी सोच है कि भाजपा देश की सत्ता से बाहर हो, तो इसके लिए हम कांग्रेस को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा मुझे कोई परहेज नहीं है कांग्रेस से, मुझे बीजेपी से आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी के फैसले हैं ये देश को तोड़ रही है, देश को ख़त्म कर रही है, कमज़ोर कर रही है, तो मैं इस बात से भी आपकी से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस विश्वासघात कर सकती है। और सबसे पहला विश्वासघात जिस आदमी ने सबसे बड़ी पैरवी करी नीतीश कुमार ने, उसके साथ किया। नीतीश कुमार को उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। पहली मीटिंग जब बिहार में हुई थी तब ये तय हो गया था कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। कांग्रेस को कहीं इस बात का डर हो गया कि अगर इसको संयोजक बना दिया गया और कल को अगर भाजपा सत्ता से बाहर होगी तो हो सकता है इन्हीं के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस को छोड़ करके सारे एमपी इकट्ठे होकर के आपसे बड़ी पार्टी बन करके इनको प्रधानमंत्री ना बना दे। अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती कि हम सब मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़े तो आपको कोई एतराज नहीं था कांग्रेस के साथ जाने में? उस वक्त नहीं, अभी लोग विधानसभा मैं उस वक्त की कर रहा हूँ। नहीं, मैं विधानसभा आज नहीं जा सकते हम कांग्रेस के साथ। आज नहीं जाने का एक सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस ने भी 10 साल, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मुख्यमंत्री था इस प्रदेश के किसान को लूटा है। हमारी पार्टी जो है किसान और मजदूर की हितैषी पार्टी है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा लेवल है किसान को लेकर के, और हमने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, उनकी पैरवी करी है। हम नहीं चाहेंगे कि हरियाणा के प्रदेश के किसान को कोई हमारे माध्यम से सत्ता में आकर के आगे लूटने का। पर अभय जी, आपका दुश्मन नंबर कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? आज की डेट में दोनों एक बराबर है हमारे लिए, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। आप तो दोनों को ये भी कह रहे हैं मेरे ऑप्शन ओपन है, अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनेगी किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और कोई भी समर्थन दे सकता है, ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है आपको? मैंने कहा समर्थन ले सकते हैं, हाँ। सत्ता में शामिल नहीं करेंगे। नागनाथ सामनाथ का समर्थन ले सकते हैं आप? हाँ, समर्थन तो देखेंगे, मौके पे हालात देखेंगे क्या होता है, किस तरह के हालात बनते। अच्छा, एक बात हो रहा है श्वेता, ये जो हमें कहते हैं रोज कि वोट काटने वाले हैं, ये मेरे चुनाव में इलाहाबाद क्या लेने गए थे, क्या करने गए थे? अभय जी, आपने कहा हुड्डा को आप मेरे रूबरू बिठाओ, मैं उस हुड्डा के इस तरह से कपड़े उतारूंगा कि सारा प्रदेश कहेगा कि इससे बड़ा तो चोर है ही नहीं राजनीति में। और अभय जी, एक बात है, सरकार बनेगी कांग्रेस की अगर, हाँ, तो भूपेंद्र हुड्डा ही तो बनेंगे ना मुख्यमंत्री, क्योंकि लड़ाई उनके अंदर भी काफी। नहीं बन सकता मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, कभी नहीं बन सकता। तो कौन आपको लगता बनेगा, आपकी पसंद कौन है? हम बनेंगे भाई। अच्छा, हमारे की बात कर रहे हैं, कौन बनेगा? अबे जी, अबे जी एक सवाल हो रहा है, आपने कहा किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। मैं कब कहता हूँ किंग मेकर की? मैं कहता हूँ मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारा गठबंधन मुख्यमंत्री। खुद बनेंगे किंग? खुद बनेंगे, लेकिन उसे दुष्यंत किंग मेकर दुष्यंत बना था ना, क्या हालत होगी देख ली। दुष्यंत फिर कह रहे हैं कि हंग विधानसभा होगी और उनकी चाबी उनके पास रहेगी, वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चाबी उनके पास उनकी रहनी है बेचारों की, उनकी चाबी कौन लेके जा रहा है? आपने एक गाना नहीं सुना होगा, एक पुरानी फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार और उसके साथ किशोर कुमार था, ये दोनों दो जासूस फिल्म थी। उस फिल्म में एक गाना था, दो बेचारे बिना सारे बिन ताले की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। ये तो दो बेचारे हैं, दुष्यंत और दिग्विजय। इनकी हालत बहुत खराब हो गई, आप चिंता ना करो। लेकिन अभय जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने चाचा मतलब अभय जी को मैं सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं मानता हूँ। मुझे सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता तो आज यहाँ नहीं पहुँचता। एमपी किसने बनाया था, इसके बाप को एमएलए किसने बनाया, इसकी माँ को किसने बनाया, उनसे ये पूछ लो ना आपका। पर क्या दोबारा तेरी माँ को राजनीति में लाने वाला कौन था, तेरे को एमपी बनाने वाला कौन था, तेरे बाप को डबाड़ी से एमएलए किसने बनाया था? पर क्या हो गया, आपको लगता नहीं है कि परिवार की फूट का फायदा बाकी सबको मिल गया? परिवार की फूट का फायदा नहीं मिला, ये हमारी पार्टी की टूट का फायदा मिला है। क्या दोबारा एक परिवार तो
इससे पहले रणजीत सिंह छोड़ के गया था ना पार्टी, हाशिए पे आ गया था। क्या दोबारा एक हो सकते हैं? आपको लगता है दोनों के साथ आने से आप फायदा होगा? राजनीतिक बात करो यार, छोड़ो। राजनीतिक बात है ये राजनीतिक बात मैंने नहीं। आपका एक बयान वो पढ़ा, राजनीतिक तौर पे खत्म हो चुका है। आपने ये कहा अभय परिवार जी टूटकर कि जब दो मीटिंग हुई थी, पार्टियां हो जाती हैं मैं तो ये बात कह तो रहा हूँ कि राजनीति जिन की। लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, एक तो होता है क्वेश्चन मार्क लगना, एक होता है खत्म होना। जिनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, हम उनके बारे में सोच नहीं सकते। पर मैंने आपका एक बयान पढ़ा कि एक मीटिंग हुई थी अजय जी आपकी और चौटाला साहब की, जिसमें दुष्यंत को सीएम बनाने को लेकर मैंने ये ऑफर दी थी। आपने ऑफर दी हाँ, दी थी ऑफर। तो पैचअप करने की कोशिश पहले तो हुई है, क्या दोबारा नहीं हो सकती वो पैचअप करने की जब हुई कोशिश? थी तब लोगों की भावनाओं के मुताबिक थी। इन्होंने कितने लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पर भतीजा चाचा से आगे निकल गया, पिछले चुनाव में 10 सीटें ले गया। तो कितने दिन आगे, कितनी देर इस दौड़ में आगे रहा? ये तो 5 साल हो गए पूरे, बाजेगा रिजल्ट देखना आप। अबे जी सबसे चाचा के ऊपर कोई इस प्रदेश में नहीं, देश में उंगली नहीं उठा सकता। ना तो आपके प्रेस के साथी कह सकते, ना कोई पॉलिटिशियन कह सकता, ना आम आवाम कह सकता। जो भी करेगा, मेरा कितना भी बड़ा विरोधी है, मेरी पीठ के पीछे खड़ा होकर के भी मेरी बुराई नहीं कर सकता। सामने तो करने की हिम्मत है ही नहीं, लेकिन पीठ के पीछे खड़ा होकर भी कहेगा कि इससे ज्यादा स्पष्ट आदमी नहीं हो सकता। अब जी क्या हुआ कि आपने किसानों की बात की, लेकिन खिलाड़ी भी मुझे याद आता है कि आपकी खेल नीति के बड़े प्रशंसक रहे जब यहाँ पर था। अभी जब विनेश और बजरंग, उनका भी आपने मुद्दा जोर शोर से उठाया था, पर अभी कांग्रेस चले गए दोनों। देखो, वो उनका अपना सोचने का तरीका है। हमने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। राजनीति में खिलाड़ी जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो खिलाड़ी नहीं रह जाता, फिर वो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता बन जाता है, उस पार्टी का नेता बन जाता होगा, वो एक अलग चीज़ है। फिर जो उसका वेलकम एक खिलाड़ी के तौर पे होता है किसी प्रदेश में या देश में, फिर उसको वो सम्मान नहीं मिलता। फिर कहीं लगता है कि इसने राजनीति खेल के आड़ के अंदर अपने आप को राजनीति में पनपाने का काम किया। उनको अपने आंदोलन को, आपको लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं अगर वो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? खेल के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अभय जी आपके ऊपर कांग्रेस और दूसरे जो विरोधी आपके एक आरोप लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, A+ है, ए और ए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस नहीं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी मिले हुए। लेकिन वो आपके ऊपर आरोप ये लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, चाहे नो कॉन्फिडेंस पे गैर हाजिर रहने की बात हो या चुनाव आयोग की तारीखों में बीजेपी की सुर में सुर मिलाने की बात हो। आप तो हर चीज को बहुत करीबी से जानते हैं। मैंने आज तक हुड्डा को बहुत बार इस बात का चैलेंज दिया कि तू कहीं पे भी किसी भी मंच पे मेरे साथ बैठ करके और अपने लगाए हुए आरोप सिद्ध कर दे, मैं तुझे अपना नेता मान लूंगा, या मैं जो आरोप तेरे ऊपर लगा रहा हूं वो जनता ये मान ले कि अभय सिंह ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुझे राजनीति छोड़ करके प्रदेश के लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। अभय जी एक सवाल ये उठता है कि एक समय था जब आपकी पार्टी चौधरी देवीलाल जी, चौटाला जी, देश की राजनीति प्रभावित होती थी, एक अहमियत थी उनकी देश की राजनीति में, लेकिन ऐसा क्या हुआ? हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे वक्त भी आए हैं कि चौधरी देवीलाल ने राजनीति छोड़ करके जा करके खेती शुरू कर दी थी करनी। आपको तो ध्यान नहीं है उस वक्त का, जब चौधरी बंसीलाल के सामने और भजनलाल के सामने चुनाव लड़ा चौधरी साहब ने, दोनों जगह से जब हारे तो उसके बाद एक राज्यसभा का चुनाव आया। उसमें चौधरी साहब को सारे अपोजिशन ने कहा कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। उसमें फिर धोखा हुआ उनके साथ, तो उन्होंने कहा भी मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं कर सकता, और वो छोड़ करके राजनीति जा करके घर बैठ गए थे। उसके बाद रोहड़ी का बाई इलेक्शन आ गया। उस रोहड़ी के बाई इलेक्शन में हरियाणा के अपोजिशन के जो पॉलिटिशियन थे उस वक्त के, चाहे मनराम गोदारा, अपना मनराम बागड़ी था, चाहे कोई और दूसरे तीसरे लोग थे जो चौधरी देवीलाल से मतलब जिनके अच्छे संबंध थे, प्रकाश सिंह बादल थे, उन सब ने आकर के चौधरी साहब से आग्रह कहा कि आप घर मत बैठो, आपके बिना हरियाणा की राजनीति चल नहीं सकेगी, और आप आओगे तो हम हरियाणा नहीं देश की राजनीति में बदलाव ले आएंगे। फिर चौधरी देवीलाल ने वो चुनाव लड़ा, 19,000 वोट से जीते। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर बने। ये तो राजनीति है, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि
ये आपको कहने की जरूरत नहीं, एक एमएलए बचा नहीं, 19 में भी ये और कहने की अभी भी। जरूरत ही नहीं है। तो आप मुख्यमंत्री नहीं, बनने की लेकिन बात करें तो इसका- क्या उसमें इसका कैसे एक होगा? अलग- इसकी एक ये अलग- बैठी जनता ये बनाएगी मुख्यमंत्री, कोई आप और मैं थोड़ी बनाएंगे। इसको एक अलग हिसाब से भी चौटाला जी, लोगों का जब मोदी लहर रही तब भी आपका वजूद रहा, लोगों का विश्वास जिताएगा। जब मोदी लहर रही उसमें भी आपका वजूद रहा, ऐसा नहीं था जब वाइप आउट हो गई थी अरे पार्टी फिर में बना पार्टी। दूंगा लहर, क्यों चिंता करती है? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ कि अचानक फिर हरियाणा लहर की जनता बनते हम देर देखते हैं, थोड़ी लगती है। एक तो वोट करती है, वो नेशनल सेंटिमेंट अलग होता मैं है। कहता हूँ लहर बनते देर नहीं 5 लगती। अगस्त 2019 जब धारा 370 को हटाया गया, जिसको आज भी नायब सिंह सैनी हरियाणा के चुनाव में याद करा रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हरियाणा चुनाव आप होते हैं, मुझे- लेकिन यहाँ पर 40 ही सीटें बीजेपी को मिलती हैं। सुनो आप एक मिनट, ये कारण क्या रहा है इसका? आप एक बात करो जी, आप कहते हो धारा 370 हटाने की बात करते हैं, ये इतने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल 2-3 लोगों को छोड़ के धारा 370 क्या है किसी एक को भी पता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि जिस हरियाणा की जनता को आज 5 साल बाद वो याद कराया जा रहा है, उसने तो उस समय जब फौरन ताजा था उस पर भी 40 ही सीटें दी बीजेपी को। यानी कि जो नेशनल सेंटिमेंट की बात की जाती है या क्रिएट करने की बात की जाती है, उससे अलग स्थानीय अपने हित की बातों पे मैंने हरियाणा बताया ना की आपको जनता कि वोट कर रही है। लोकसभा का चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे है, इस बार विधानसभा हरियाणा का चुनाव जो है इस बार वो हरियाणा स्थानीय किस मुद्दे मुद्दों पर वोट करेगा? स्थानीय मुद्दों ये पे बीजेपी करेगा। के विरुद्ध या कांग्रेस जो कह रही है दोनों हमारे के- फेवर में, या आप जो बात कह रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ वोट करेगा। उसका कारण है 10 साल लोगों ने कांग्रेस को राज दिया और 10 साल में कांग्रेस के वक्त के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिसको बीजेपी ने लागू किए। पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने लागू किए। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम जो खत्म करी थी वो कांग्रेस पार्टी ने करी थी, बीजेपी ने उसको लागू किया था। पेंशन जो है, बुढ़ापा पेंशन जो है, जो 1,80,000 का जो बनाया गया है कि इससे ज़्यादा इनकम होगी तो उसको नहीं मिलेगी, ये इसके हुड्डा के टाइम में 1.5 लाख रुपए पे थी कि जिस व्यक्ति की इनकम 1.5 लाख रुपया होगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, उसको पीला कार्ड नहीं दिया जाएगा। उस वक्त ये बिल आ गया था, इंट्रोड्यूस, अब वह लागू अब कर दिया गया। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के समय समय पे बिल लेकर के प्रदेश में आती रही है, जिससे लोग परेशान हुए। आपका प्लान क्या है हरियाणा को लेकर? अभी हम हर घर से एक बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आपको एक चीज और, हाँ यही बताता हूँ ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे 22,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और उस वक्त एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाई होती थी सरकार की तरफ से कि बच्चे जाकर के उसके अंदर अप्लाई करें और उससे गवर्नमेंट कुछ बच्चों को उठा करके जॉब दिया करते थे। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, ये बच्चे मायूस नहीं होने चाहिए, इनको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिले तो इनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हमने 22,000 करोड़ का जो बजट था उसमें बजट भी सरप्लस रहता था और 11,000 रुपया पर महीने, हर महीने के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो बच्चे थे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अब हम कहते हैं कि 21,000 देंगे, तो 21,000 ऐसे देंगे कि अब 3.5 लाख करोड़ का बजट है। पैसा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है, इसलिए कम होती है कि आजकल बच्चों को प्राइवेट जॉब बहुत सारी मिल जाती है। आजकल बच्चे अपना काम बहुत सारा शुरू कर देते हैं। 2 लाख पोस्टें वैकेंट हैं हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर, हम उनको फिलअप करेंगे। 2 लाख बच्चे तो उसी में खपा देंगे सरकारी नौकरी में। ये कच्ची जो नौकरियाँ खत्म कर देंगे सारी की सारी, पक्की परमानेंट नौकरी दे देंगे ताकि वो ज़्यादा विश्वास के साथ काम करे, प्रदेश को आगे बढ़ाए। इन सब चीज़ों को हम आगे लेकर के जाएंगे। अभी एक सवाल है, दुष्यंत चौटाला भी चौधरी देवीलाल की विरासत पे अपना अधिकार बताते हैं और उनको कहते हैं कि उनके जो विचार थे, उनकी सोच थी, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और आप भी असली कौन है इसमें? क्योंकि लोगों को चौधरी देवीलाल को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तो रणजीत सिंह ने भी कहा था, कहने से थोड़ी बढ़ती है। तो असली कौन है? मैं बैठा हूं ना, दिख नहीं रहा आपको? हमेशा वो चौधरी देवीलाल की बात करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि चौधरी देवीलाल की विरासत को कोई आगे बढ़ा रहा है, किसी ने आगे बढ़ाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। चौधरी देवीलाल को इस बात का विश्वास था कि तेरे बाद तेरी लेगेसी को कोई आगे लेके जाएगा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ले जाएगा। उन्होंने इसीलिए अपनी विरासत उनको सौंपी थी और उनको ये था कि भी हरियाणा के लोगों को इसके ऊपर विश्वास रहेगा। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे इसीलिए ये जिम्मेवारी दी है कि उनको ये विश्वास है। अजय ये तो टिकटें बेचते थे, ये तो उनको टिकट देना ही नहीं चाहते थे, ये तो उनको राजनीति में आगे लेना ही नहीं चाहते थे।
ये तो मैं था जो हमेशा अपने परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए अजय सिंह को समय समय पे पॉलिटिक्स में आगे लेकर के आता था। और जाट एक नेता के तौर पर जब स्वीकृति अपने किसी को देते हैं, आज आपको लगता है कि किसी एक नेता के साथ खड़े हैं कि हाँ ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारा? चुनाव का नतीजा बता देगा आपको, उसके साथ पता चल जाएगा। 25 सितंबर को आ जाना। चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, दिखा दूंगा क्या होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपके न्योते पे हम यहाँ जरूर आए। हम अपनी घाट पंचायत का अंत करते हैं तो एक कहावत पूछते हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ये जो कांग्रेस सिर्फ भाजपा वाले रोज कहते हैं ना भी हम राज बनाएंगे, हमारे कहावत है बोला ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उड्डा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये लिखा रहे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप हमारे ना चौटाला साहब एक बात और कहते थे कि नरवरगढ़ तो वो ही जाएगा जिसको जान की बाण है। ये बाण हमें ही है, इनको नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका भी। यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।